Assalamu alaikum everyone. Welcome back to SR Academy. In today's video, we are going to discuss about lysosomes. So lysosomes are basically membrane bound organelle. तो ये हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, एनिमल सेल्स में भी एंड प्लांट सेल्स में भी. लाइसोसोम्स का जो फंक्शन एनिमल सेल में होता है, वो फंक्शन जो है प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं बल्कि सेंट्रल वैक्यूल परफॉर्म कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं बट उनका फंक्शन लिमिटेड होता है. वो फंक्शन जो लाइसोसोम्स एनिमल सेल में परफॉर्म करते हैं, वो फंक्शंस प्लांट सेल में कौन परफॉर्म कर रहा होता है? सेंट्रल वैक्यूल. अब लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स आर बेसिकली स्पेरिकल सैक्स एंड पाउचेस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर होता है इनका. इस तरीके से स्पेरिकल सैक्स होते हैं, ठीक है. इसके अंदर हमें क्या मिलता है? इसमें हमें मिलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, और इसके अंदर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मौजूद होता है, ठीक है. और इसका डायमीटर कितना होता है? 0.1 से 0.4 माइक्रोमीटर्स का होता है. अब इसका स्ट्रक्चर जरा हम अच्छे से देख लेते हैं तो इस तरीके से एक स्पेरिकल सैक या पाउच सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. इसके अंदर ये मल्टीपल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं. नाम से पता चल रहा है ये इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन के अंदर, डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे ये डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम. इसी के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है. सो बेसिकली होता क्या है, लाइसोसोम में मौजूद जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका काम होता है किल करने का, किसी भी चीज को किल करने का. इधर वो सेलुलर कोई डेब्रिस हो, कोई टॉक्सिन हो, कोई ड्रग हो, कोई वेस्ट मटेरियल हो, कुछ भी हो, उसमें जो एसिड है, ये कौन सा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. बेसिकली ये क्या काम करेगा? किल करने का काम करेगा, और उनको ब्रेक डाउन करने का, डाइजेस्ट करने का, कंप्लीटली तौर पे डिग्रेड करने का किसका काम होता है? डिग्रेडेशन करने का इन एंजाइम्स का काम होता है. इसी के साथ साथ इस तरीके से सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये एंजाइम्स जब इतने खतरनाक हैं, तो फिर लाइसोसोम तो हमारे पास एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हुआ है, तो ये एंजाइम्स लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को ही क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर देते? उन्हें क्यों, उसे क्यों नहीं हार्म पहुंचाते हैं? जबकि ये जो एंजाइम्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है और ये बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. एंड वन मोर थिंग गाइस, कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं. मतलब जैसे होता है ना कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसको अपना बेस्ट वर्क करता है. इसी तरीके से लाइसोसोम्स के अंदर जो मौजूद एंजाइम है, वो किस पीएच पे बेस्ट वर्क करते हैं? एसिडिक पीएच पे, विच इज अराउंड 4.5 टू 5.0 तकरीबन इनका पीएच होता है, जिसपे अपनी ऑप्टिमम या मैक्सिमम एक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं, ठीक है. तो अब ये देखो, इतना एसिडिक एनवायरनमेंट है इसका, तो ये अपनी मेम्ब्रेन को ही क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर देता? सो वन थिंग विच शुड बी क्लियर, वो ये है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना लाइसोसोम की, सॉरी, उसका जो इंटरनल साइड होता है, इंटरनली अंदर की तरफ हमारे पास जो है ना, कुछ ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं. अच्छा, इन प्रोटीन्स के भी नाम है. लैम्प एंड लिम्फ प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बेसिकली. बट आपको नाम नहीं याद रखना, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एज अ कॉन्सेप्ट के व्हाई इट्स नॉट ब्रेकिंग डाउन, वो इसलिए क्योंकि इसके इंटरनल साइड पे कुछ ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स का काम क्या होता है? ये एक कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में, इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली. आई एम टेलिंग इट अगेन, इंटरनली. ऑफ कोर्स एंजाइम्स अंदर है, तो अंदर से हमें बचाना है, तो बेसिकली अंदर की तरफ क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव सी लेयर फॉर्म कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच, जो कि एज अ शील्ड काम करती है, और जो अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं उन्हें, प्रोटीन्स को, ऑफ कोर्स ये सेलुलर जो मेम्ब्रेन है, ऑफ कोर्स प्रोटीन से मिलकर बनी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, इसको डिग्रेड नहीं होने देती. किसकी मेम्ब्रेन को? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को. कौन? ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो यहाँ लिखा है, क्योंकि इंटरनल साइड पे, इनर साइड पे मौजूद होता है. ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. अच्छा, अब इन एंजाइम्स का एसिडिक पीएच मेंटेन कैसे रहता है? ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में हर चीज क्या रहती है? मेंटेन्ड रहती है. उसको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं. तो इसी तरीके से लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स को एसिडिक एनवायरनमेंट देने के पीछे भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. जैसे कि जो मेम्ब्रेन होती है ना लाइसोसोम की, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? कुछ प्रोटॉन पंप्स लगे होते हैं, जो एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पंप्स होते हैं बेसिकली. इनका काम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में से हाइड्रोजन आइंस को ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं? टू दी लाइसोसोम, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से
अंदर का जो इंटरनल पीएच है लाइसोसोम का वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और उस एसिडिक पीएच की वजह से ये जो एंजाइम्स मौजूद है लाइसोसोम में, ये एक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं और अपना मैक्सिमम जो है फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती है। अब एंजाइम्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो देयर आर 40 different types of enzymes present in the lysosomes। उसमें से कुछ मेन एंजाइम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 40 different types के होता है, बट हम मेन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस नाम से पता चल रहा है किसको ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ऐसी चीजों को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होता है। बेसिकली गाइस जो डीएनए एंड आरएनए दीज आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियसेस। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेसेस। अच्छा, नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक डाउन कर रहा होगा। ये कार्बोहाइड्रेसेस है, तो ये किसको ब्रेक डाउन कर रहा होगा, ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहा होगा। लाइपेसेस है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहा होगा। प्रोटीएसेस है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा होगा। फॉस्फेटेसेस एक नई चीज हो सकती है आप लोगों के लिए, बट इट्स लाइक कि कुछ डायस्टर फॉस्फेट बॉन्ड्स होता है, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये सारे मोस्टली एंजाइम्स है, मेन जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। वैसे कितने होते हैं, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट within the lysosomes which are working in an acidic environment to perform with their maximum activity। अब हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, विच इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। हमने लाइसोसोम को स्ट्रक्चरली अच्छे से देख लिया, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, कितना मौजूद होता है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। लाइसोसोम्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और ये सबसे समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है विद इन द यूकैरियोटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है ये। अब इसका एक एक करके हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर से पता चला है सेल के अंदर डाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोम। कैसे इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, फेगोसाइटोसिस। पहले ओवरव्यू हम इसका कर लेते हैं। फेगोसाइटोसिस होता क्या है, देखो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो जिस सेल को वो जाके इन्फेक्ट करता है ना, इफेक्ट करता है बेसिकली, वो सेल क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। उन केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से वो केमिकल्स अपनी तरफ क्या करते हैं, फेगोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा गाइस, एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के सेल को आके इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो सेल जिसको उसने डैमेज किया होता है, इन्फेक्ट किया होता है, वो कुछ सिग्नल्स रिलीज करता है। अलार्मिंग सिग्नल्स समझ लो। वो अलार्मिंग सिग्नल्स समझ लो जैसे इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे फायर अलार्म्स नहीं होते, इंडिकेट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से वो इंडिकेशन का काम कर रहे होते हैं। इंडिकेशन टू व्हाट, इंडिकेशन टू विच सेल्स, फेगोसाइट्स। अच्छा, हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड के अंदर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हम क्या पढ़ते हैं कि एज अ पुलिस काम कर रहे होते हैं। वो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जो है बॉडी में आता है तो उसको जाके किल कर देते हैं, उसको जाके मार देते हैं। कोई भी बैक्टीरिया आता है तो समझ लो फेगोसाइट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। फेगोसाइट्स को हम कहाँ पे थे कि वो इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, कुछ सिग्नल्स रिलीज करेगा, कुछ समझ लो केमिकल्स रिलीज करेगा, केमिकल सिग्नल्स रिलीज करेगा। वो केमिकल सिग्नल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे फेगोसाइट्स को। अब फेगोसाइट्स क्या करेंगे, टिश्यू टू टिश्यू मूव करते हुए उस केमिकल ट्रेल को, उस केमिकल सिग्नल को फॉलो करते हुए, एक पाथवे को, ट्रैक को फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे उस सेल तक जो कि इन्फेक्टेड होगा बाय अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये था हमारे पास फेगोसाइट, इसमें ये रहे लाइसोसोम्स। ऑफ कोर्स हर सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, तो ऑफ कोर्स फेगोसाइट में भी लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया करेगा, होगा क्या बेसिकली कि ये जो बैक्टीरियाज है ना, इनकी अटैचमेंट हो जाएगी फेगोसाइट्स के साथ। किसके साथ, फेगोसाइट के साथ, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फेगोसाइट मूव करेगा टुवर्ड्स द बैक्टीरिया और जाके अटैच होगा किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। अब ये बैक्टीरिया जैसे ही फेगोसाइट जाके बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा ना, तो फेगोसाइट की जो मेम्ब्रेन है ना, वो इनवर्ड्स फोल्ड करेगी। कहाँ पे फोल्ड करेगी, अंदर की तरफ फोल्ड करेगी, या समझो इन्वेजिनेट करेगी, और क्या फॉर्म कर लेगी, एक फैगोसिटिक वैक्यूल फॉर्म कर लेगी। क्या फॉर्म कर लेगी, फैगोसिटिक वैक्यूल।
आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जैसे ही फेगोसाइट्स बैक्टीरियाज तक पहुंचेंगे तो बैक्टीरियाज फौरन से होगा क्या, अटैच हो जाएंगे इनकी मेम्ब्रेन के साथ। किसकी मेम्ब्रेन के साथ? आके फेगोसाइट की मेम्ब्रेन के साथ। वैसे ही मेम्ब्रेन क्या करेगी, जैसे ही अटैचमेंट होगी ना बैक्टीरियाज की, मेम्ब्रेन फोल्ड करेगी इनवर्ड्स अंदर की तरफ, या इन्वेजिनेट भी बोल सकते हैं हम, और क्या फॉर्म कर लेगी, फेगोसिटिक वैक्यूल। अच्छा, इस फेगोसिटिक वैक्यूल को फेगोजोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेगोजोम भी कहते हैं। अब ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये बैक्टीरिया था, ये मेम्ब्रेन जो है इन्वर्ट फोल्ड हुई और इस तरीके से क्या हो गया, एक ये फेगोसिटिक वैक्यूल हमारे पास बन गया, या जिसको हम फेगोजोम भी कहते हैं, वो एक चीज बन गई। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ये फेगोसिटिक वैक्यूल विद इन द सेल आ गया तो ऑफ कोर्स फेगोसाइट्स के अंदर लाइसोसोम भी मौजूद होंगे। लाइसोसोम इस कंडीशन में क्या करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे, किलिंग का काम करेंगे, डिग्रेडेशन का काम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे इस बैक्टीरिया को। तो ये लाइसोसोम जाके क्या करेंगे, इस फेगोसिटिक वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, अच्छा डिफरेंट कलर से यहाँ पे एग्जैक्टली शो हो रहा है कि किस तरीके से फ्यूजन होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या फ्यूजन है। अच्छा, ये लाइसोसोम के अंदर जो ब्लैक ब्लैक है ना, इट्स बेसिकली द एंजाइम्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि मौजूद होते हैं कहाँ पे, लाइसोसोम के अंदर। तो जैसे ये फ्यूजन होगी तो ये सारे एंजाइम्स जो है ना फैल जाएंगे पूरे अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स जब फ्यूजन होगी, दोनों की मेम्ब्रेन जुड़ गई तो दोनों के कंटेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। जब मिक्सअप होंगे तो ऑफ कोर्स ये एंजाइम्स भी मिक्सअप हो जाएंगे, और ये जब फ्यूजन हो जाती है उसके बाद जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है लाइसोसोम और फेगोसोम था, फेगोसिटिक वैक्यूल था, तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, फेगोलाइसोसोम फॉर्म हो जाता है। अब होगा क्या कि जितने भी एंजाइम्स मौजूद थे किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, आफ्टर फ्यूजन वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होते ही लाइसोसोम में मौजूद जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था हमारे पास, हमने क्या कहा था, वो किलिंग का काम करता है, बैक्टीरिया को क्या कर देगा, वो किल कर देगा। बैक्टीरिया को किल करते ही जितने भी एंजाइम्स मौजूद थे वो बैक्टीरिया के जो कंटेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। अच्छा, जब हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया उसके बाद ऑफ कोर्स बैक्टीरिया सेल में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो अब हम जो फैगोसाइट है वो क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स मौजूद थे बैक्टीरिया में, तो प्रोटीएसिस एंजाइम था लाइसोसोम के अंदर, वो क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू अमीनो एसिड्स। अब वो जो अमीनो एसिड्स थे मोनोमर्स थे, ऑफ कोर्स वो विद इन द सेल क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। जैसे ये न्यूट्रिएंट शो किए हुए मैंने, तो बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स जो काम के होंगे वो विद इन द सेल यूज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स वेस्ट भी होगा, जो वेस्ट होगा ऑफ कोर्स वो वेस्ट सारा क्या हो जाएगा, सेल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा जो वेस्ट होगा। जितने भी काम के न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमीनो एसिड्स हो गई, शुगर्स हो गई, और भी डिफरेंट चीजें हो गई, वो विद इन द फेगोसाइट क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। So this was all about phagocytosis. I hope it's clear. बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है हर एक चीज। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि लाइसोसोम क्या करेगा, फ्यूज करेगा विद फेगोसोम, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फ्यूज करेगा विद फेगोसोम। फ्यूजन के बाद होगा क्या, रिजल्टिंग इन किलिंग एंड डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। पहले मारेगा बैक्टीरिया को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से, और फिर एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड विद इन द सेल, एब्जॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमीनो एसिड हो गई, शुगर्स होगी, पर्टिकुलर डिफरेंट चीजें हो गई, और जो वेस्ट है वो विद इन द वैक्यूल ही रहेगा। अच्छा, विद इन द वैक्यूल का मतलब ये है कि ये जो फ्यूजन हो गई ना यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे क्या निकल जाएंगे इस वैक्यूल में से, जो फेगोलाइसोसोम है, ये जो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड फेगोलाइसोसोम है, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। और जितना वेस्ट होगा ऑफ कोर्स उसको साइटोप्लाज्म में भेजने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो काम का है ही नहीं, तो वो क्या रहेगा, इसी वैक्यूल के अंदर जमा रहेगा वेस्ट। ऑफ कोर्स सेल को भी पता है कि वेस्ट है, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और वेस्ट को इसी वैक्यूल के अंदर रहने देगा, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल मतलब जो एंड में बचता है, तो इट्स रेजिडुअल बॉडी कह लेते हैं, विच इज देन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, जो कि फिर सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। तो पहला फंक्शन था लाइसोसोम का इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो हमने अच्छे से देख लिया। Now, come to the next function of lysosome, which is autophagy of mitochondria. Now listen, this lysosome is very important and vital organ. देखो किस तरीके से काम कर रहा है, नेचर ने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि फेगोसाइटोसिस को प्रोसेस इतना अच्छे से उसने किया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, which is autophagy.
अच्छा, ऑटोफेजी का मतलब होता है डाइजेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनल्स। अब हमने पढ़ा था सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब एक सेल के अंदर ऑर्गेनल बार बार अपना फंक्शन परफॉर्म किए जा रहा है तो उसमें एक्सटेंसिव क्या हो सकती है, वेयर एंड टेयर हो सकती है। या तो अगर एक दफा उसमें कोई गड़बड़ आई, उसको रिपेयर हुआ, तो फिर रिपेयर्ड वन भी हो सकता है हमारे पास, या कोई वेयर एंड टेयर भी हो सकती है। मतलब ये समझ लो कि कुछ ऑर्गेनल ऐसा होगा कि इतना काम करने के बाद उसका जो फंक्शन है ना वो नॉर्मल ऑर्गेनल जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बाय नेचर होता क्या है, ऐसे ऑर्गेनल्स को हम वर्न आउट ऑर्गेनल कहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव वेयर एंड टेयर हो जाती है या रिपेयर्ड होते हैं, जो बाकी ऑर्गेनल्स की तरह अपना काम एफिशिएंटली कह सकते हैं परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो उन ऑर्गेनल्स की क्या हो जाती है, डाइजेशन होती है। क्या होती है, डाइजेशन होती है। डाइजेशन किस तरीके से होती है कि अब यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनल की एग्जांपल लेते हुए आपको ऑटोफेजी को एक्सप्लेन करूंगी। मैं यहाँ पे किसकी एग्जांपल ले रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की। ऑफ कोर्स हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरी बॉडी में जो सेलुलर एनर्जी जो प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इतना ज्यादा काम है सेल का, ऑर्गेनल का सॉरी, एनर्जी प्रोवाइड करना, तो इसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा पॉसिबल है। तो हम इसी की एग्जांपल से ऑटोफेजी को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास वर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब होगा क्या कि ये जो लाइसोसोम्स हैं, दीज ब्लैक डॉट्स आर अगेन रिप्रेजेंटिंग एंजाइम्स, क्या करेंगे, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ जाके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज करेंगे तो ये जो जितना भी कंटेंट है विद इन द लाइसोसोम, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्प्रेड आउट होगा, होगा क्या, बेसिकली जितना भी डेब्रिस था, जितना भी ये, जितना समझ लो कि पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारे कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। और फिर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें से लाइसोसोम्स के काम की चीजें होंगी वो विद इन द साइटोप्लाज्म एब्सॉर्ब्ड हो जाएंगी, वैसे ही जैसे हमने फेगोसाइटोसिस में पढ़ा था। और जितना भी वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीड आउट हो जाएगा ऑफ द सेल। तो इस तरीके से क्या होगा कि लाइसोसोम मूव टुवर्ड्स worn आउट माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम मूव करेगा, fuses with its membrane, releasing its content into the cell, leading to the destruction of mitochondria। तो लाइसोसोम बेसिक समझ लो कि जो worn out ऑर्गेनल होता है ना उसके सराउंडिंग में एक वैक्यूल सा बन जाता है, फिर लाइसोसोम जाके उसके साथ फ्यूज करते हैं, फ्यूजन के बाद बेसिकली अपना सारा कंटेंट विद इन द ऑर्गेनल रिलीज होता है और ऑर्गेनल की क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे ऑटोलाइसिस। Okay guys, autolysis. So autolysis is basically the process by which cell destroys itself using its own enzymes, especially after death or when the cell is damaged. Now, अब कुछ कभी कभार क्या होता है, सेल, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेल में क्या हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ या कोई सिवियर इंजरी हुई जिसकी वजह से सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या सिवियरली डैमेज है सेल किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से। तो होगा क्या कि उसी सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम्स क्या कर जाएंगे, बर्स्ट ओपन करेंगे। क्या ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइसोसोम्स से सारे पर्पल, ये क्या करेंगे, बर्स्ट ओपन करेंगे। बर्स्ट ओपन करने की वजह से सारा सेलुलर कंटेंट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा और सेल की क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ऑलरेडी अगर डेथ सेल है तो उसके समझ लो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, सारा वेस्ट उसका रिमूवल हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाएंगे। सो बेसिकली ऑटो मींस समझ लो, ऑटो पता है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो द प्रोसेस बाय विच सेल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, इसलिए हम इसको ऑटोलाइसिस कह रहे हैं। ठीक है, सेल अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने ही एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हुए, मतलब यहाँ पे कोई और लाइसोसोम्स आके फ्यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस में पढ़ा, फिर हमने ऑटोफेजी में देखा कि लाइसोसोम्स आके फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे विद इन द सेल जो उसके ओन एंजाइम्स हैं उसकी मदद से यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, खत्म हो जाता है। और स्पेशली दो सेल्स जो कि ट्रॉमेटाइज्ड हुए हुए, मतलब ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजरी है या डेथ हो गया सेल सिवियरली डैमेज की वजह से, तो वो सेल जब डैमेज होता है या डेथ होता है तो उन सेल्स में मोस्टली क्या होती है, ऑटोलाइसिस होती है। Now, autolysis leads to apoptosis. Mostly students confuse हो रहे होते हैं कि ये autolysis क्या है और ये apoptosis क्या है। Now, I hope कि autolysis तो clear हो गया होगा कि जब कोई सेल डेड हो जाए या कोई सेल सीवियरली डैमेज है, कोई ट्रॉमा या इंजरी है, तो उसकी वजह से सेल अपने आप को खुद क्या कर ले, खत्म कर ले। खुद खत्म किस तरीके से करेगा, अपने ही एंजाइम्स को रिलीज करके। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। अब हम बात करेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड ऑटोलाइसिस, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ लिसन टू मी,
ऑटोलाइसिस कब होता है? जब सेल क्या होता है, ऑलरेडी डेड होता है। क्या होता है? डेड होता है। यूजुअली ड्यू टू व्हाट? अभी मैंने एक्सप्लेन किया पीछे, किसी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है, सिवियरली डैमेज हो गया है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है? ऑटोलाइसिस होता है। होता क्या है? बेसिकली कोई रेगुलेशन नहीं है उसमें, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। जल्दी जल्दी से क्या होगा? एंजाइम्स सिक्रीट होंगे और सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल बाय इट्स ओन एंजाइम, एक्सीडेंटल सेल इंजरी और डेथ, जैसे हमने डिस्कस किया, आफ्टर सेल डेथ, और अनकंट्रोल्ड एंजाइम क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था। अच्छा, ऑटोलाइसिस का एक मेजर ये साइड इफेक्ट समझ लो, या एज अ कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हैं। होता क्या है बेसिकली कि ऑटोलाइसिस के बाद, ऑटोलाइसिस की वजह से जो नेबरिंग सेल्स होते हैं ना, एक तो वो सेल जो ऑलरेडी डेड है या इंजरी की वजह से, या ट्रॉमा है, कोई डैमेज्ड है, एक तो ऑलरेडी डैमेज सेल तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन ऑटोलाइसिस की वजह से उसके नेबरिंग सेल्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी डैमेज, उस पर भी थोड़ा बहुत डैमेज आ सकता है। और इसी के साथ साथ होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेल अप होने को, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस एरिया की जहाँ पे ऑटोलाइसिस हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है। अब अगर हम इसको मैं कंपेयर करूं एपोप्टोसिस के साथ, तो एपोप्टोसिस क्या है? बेसिकली इट्स अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ है तो नेचुरली समझ लो ऐसी डेथ विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम इसको कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स डेथ तो इसमें भी हो रही है, या ये समझ लो कि ऑलरेडी डेड सेल बेसिकली खत्म हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सेल की प्रोग्राम्ड डेथ हो रही है। क्या हो रही है? डेथ हो रही है। अच्छा, एक मेजर फर्क यह है, यहाँ पे डाइजेशन हो रही है और यहाँ पे डेथ हो रही है। दिस इज अ रियली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ से मतलब ही यही है कि इस प्रोसेस से कोई हार्म नहीं हो रहा है। बेसिकली डेथ हो भी रही है तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रही है, इसलिए हम इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कोई चीज प्रोग्राम्ड है मतलब वो स्टेप बाय स्टेप होगी, रेगुलेटेड होगी प्रॉपरली। ठीक है, इसलिए ये कंट्रोल्ड होगी। तो ये एपोप्टोसिस क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, नेचुरली कंट्रोल्ड होता है बाय द बॉडी, और कुछ सिग्नल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से एपोप्टोसिस होता है। इसके अलावा एपोप्टोसिस नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो यहाँ मेंशन नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, बेसिकली यू हैव टू नोट इट डाउन, कि एपोप्टोसिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फॉर द प्रोग्राम सेल डेथ, सेल सुसाइड, सेल श्रिंक कर जाता है, उस चीज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि ऑटोलाइसिस में देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एक पैसिव प्रोसेस है। कोई भी चीज पैसिव होती है ना, इट मींस उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो कोई चीज एक्टिव प्रोसेस है मतलब इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसमें जैसे हमने डिस्कस किया, ऑटोलाइसिस में क्या होता है? नेबरिंग सेल में डैमेज आता है, लेकिन एपोप्टोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। नेबरिंग सेल्स बिल्कुल सिक्योर्ड रहते हैं। फेगोसाइट्स इतना तरीके से समझ लो उस सेल का, ऑफ कोर्स हमने क्या पढ़ा था, जितना भी फेगोसाइट्स होता है किल वही कर रहा होता है ना चीजों को, अभी हम पीछे पढ़ के आए। तो फेगोसाइट्स इतना तरीके से सारा डैमेज को क्लीन करते हैं, उस सेल को क्लीन करते हैं, सारे सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करते हैं। ठीक है, कि ना एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है, ना इसमें नेबरिंग सेल्स डैमेज होते हैं, जबकि ऑटोलाइसिस में ये दोनों काम हो रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए आम जबान में, हम आसान जबान में ये कह सकते हैं अल्फाजों में, कि बेसिकली एपोप्टोसिस सेलुलर हेल्थ को मेंटेन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? सेलुलर हेल्थ को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, ये एपोप्टोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर से रिलेटेड। एज अ जर्नल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बस पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे अगर हम बात करें कैंसर सेल्स की, ठीक है, तो बहुत सारे जो कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं ना डिफरेंट किस्म के, तो कैंसर ट्रीटमेंट्स क्या कर रहे थे? वो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उनकी एपोप्टोसिस करा रहे होते हैं, उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ करा रहे होते हैं, ताकि वो क्या होते जाए, जो कैंसरस सेल्स है वो खत्म हो जाए। और वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो है ना, वो रोज एक ट्यूमर फॉर्म हो रहा होता है। क्यों फॉर्म हो रहा होता है रोज एक ट्यूमर? क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज इन सबकी होने की वजह से आर सेल्स या आर बॉडी इज ऑलवेज एक्सपोज टू हार्मफुल रेडिएशन, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, टॉक्सिन्स हैं, और रेप्लिकेशन एरर्स आ रहे हैं विद इन द सेल। हमारे बहुत सारे डीएनए में म्यूटेशन आ रही है, रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है डीएनए। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से हमारे सेल के अंदर रोज क्या कर रहा होता है? एक ट्यूमर सेल बन रहा होता है, फॉर्मेशन हो रही होती है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें आर बेसिकली लीडिंग टू व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स। बट एपोप्टोसिस यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है बाय डूइंग व्हाट? बाय किलिंग दैट ट्यूमर सेल बिफोर इट स्टार्ट टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली, कि वो ट्यूमर सेल इससे पहले अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू करे,
उससे पहले ही एपोप्टोसिस हो जाता है उस सेल का, वो सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और एपोप्टोसिस में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कौन, इम्यून सेल्स। ऑफ कोर्स जो हमने कहा था फॉरेन चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से इम्यून सेल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, उस ट्यूमर सेल्स को खत्म कर रहे होते हैं। कि फॉरेन एक खराब सेल है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये सारा काम किसका होता है, इम्यून सेल का होता है ना। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो इम्यून सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि एसईआर किस सेल में एक्सटेंसिव मिलेगा, राइबोसोम किस सेल में एक्सटेंसिव होंगे, और गोल्जी अपैरेटस किस सेल्स में एक्सटेंसिव होंगे। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम सबसे ज्यादा हायर नंबर में किन सेल्स में होंगे, वो सेल्स जो कि इम्यूनिटी का पार्ट है बेसिकली। समझ लो जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। इसी के साथ से लिवर सेल्स में बहुत ज्यादा हमें जो है वो हाई क्वांटिटी में लाइसोसोम्स मिलते हैं। लिवर में क्यों मिलते हैं, ऑफ कोर्स लिवर इज इन्वॉल्वड इन व्हाट, एक डिटॉक्स सेंटर है पूरा, बॉडी की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी की किसका काम होता है, लिवर का काम होता है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड हमारे पास कहाँ आ रहा होता है, लिवर में आ रहा होता है। तो सारा डाइजेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किसका होता है, लिवर का होता है। सारा प्रोटीन्स को, हार्मफुल प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, अननेसेसरी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, सेलुलर डेब्रिस को खत्म करना, क्लीनिंग करना, सेलुलर क्लीन अप करना, ये सारा काम किसका हो रहा होता है, बेसिकली लिवर का हो रहा होता है। लिवर इसमें मेन रोल प्ले कर रहा होता है। सो बेसिकली लिवर के अंदर मौजूद मैक्रोफेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली लिवर में भी हमें ज्यादा मिलते हैं और इम्यून सेल्स में तो मिलते ही मिलते हैं हमें ज्यादा है, कौन, लाइसोसोम्स। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली लाइसोसोम्स ज्यादातर कौन से सेल्स में मिलेगा, वन वर्ड में अगर मैं कहूँ, वन लाइन सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करूँ, तो लाइसोसोम सबसे ज्यादा हायर नंबर में उन सेल्स में होगा जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, या जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, या वो सेल्स जिसमें रिसाइकलिंग का काम हो रहा होता है। ऑफ कोर्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना भी तो जरूरी है ना। तो उन सेल्स में हमें लाइसोसोम ज्यादा मिलेंगे जिसमें टर्नओवर ज्यादा होगा, रिसाइकल करना हमें न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। लेकिन वो सेल्स जिसमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसमें लाइसोसोम्स होते ही नहीं है, ठीक है, वो चीज आ जाती है। ऑफ कोर्स सेल टू सेल डिमांड पे डिपेंड कर रही है। जैसे हमने गोल्जी पढ़ा था कि सिक्रीटरी सेल्स में ज्यादा होगा, ये वाली चीज इसमें ज्यादा होगी। उसी तरीके से लाइसोसोम्स भी है जिसमें टर्नओवर ज्यादा है, रिसाइकलिंग ज्यादा है, डिफेंस डायरेक्शन का काम है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करना है, हार्मफुल ड्रग्स को रिमूव करना है, फॉर ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारा टॉक्सिक मटेरियल्स, वेस्टफुल मटेरियल सब लिवर काम कर रहा होता है। इन सेल्स में क्या मिलता है हमें, ये लिवर के सेल्स में जो हेपेटोसाइट्स होते हैं बेसिकली, उसमें हमें ये ज्यादा मिलते हैं, कौन, लाइसोसोम्स। अब हम बात करते हैं वन लास्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, व्हिच इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर, पहले हमने इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पढ़ी लाइसोसोम की, लाइसोसोम जो कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर लाइसोसोम काम कर रहा होगा किसी के अंदर, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ वॉल ऑफ ओवम, हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेल गेमीट स्पर्म फ्यूज करता है विद फीमेल गेमीट ओवन, और ओवम और फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर वो जायगोट एंड सारी चीजें होती हैं। तो होता क्या है, बेसिकली स्पर्म को इस ओवम एग के साथ फ्यूज करने के लिए जो है ना, इसकी वॉल को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से समझ लो आमतौर में खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वॉल को खाने के लिए बेसिकली होता क्या है कि स्पर्म का जो हेड होता है ना बेसिकली, उसको हम एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। उस एक्रोजोम को हम क्या कहते हैं, बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम होता है। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम होता है। स्पेशलाइज्ड जो लाइसोसोम होता है ना, ये जैसे इसके साथ जाके फ्यूज करता है, बेसिकली जो वॉल ऑफ ओवम होती है उस किस्म की बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स है। तो मेनली जो ये लाइसोसोम एंजाइम है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा होता है, सिक्रीट कर रहा होता है, प्रोटीएसेस, जिसकी वजह से ये स्पर्म की क्या करता है, ये वॉल ऑफ ओवम को क्या करता है, यहाँ से खत्म कर देता है। क्या कर देता है, पेनिट्रेट करता है और उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और फिर आसानी से क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है। तो बेसिकली एक्रोसोम contains digestive enzymes which digest the wall of ovum so that sperm can easily penetrate to the cell surface membrane of ovum और क्या हो सके, फ्यूजन या तो फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एग्जांपल होती है डाइजेशन की। अच्छा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया एपोप्टोसिस एंड ऑटोलाइसिस, इसकी मैं एग्जांपल दे देती हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि थोड़ा सा प्रोग्राम्ड सेल डेथ है तो ये मेनली किस कंडीशन में हो रही होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ये सवाल कि कहाँ हो रही होती है। तो देखो, जब बिफोर बर्थ हमारी जो 5 फिंगर्स होती है ना, वो आपस में जुड़ी हुई होती है, क्या होती है,
जुड़ी हुई होती है। बट फिर उन फिंगर्स के बीच में जो सेल्स होते हैं, जो कि 5 उंगलियों को जो उंगलियों को आपस में जोड़ के रखे होते हैं, उन सेल्स में क्या होता है, अपॉप्टोसिस होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, वो सेल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर आफ्टर बर्थ हम क्या देखते हैं कि हमारी जो फिंगर्स है वो क्या होती है, सेपरेटेड होती है। ठीक है, सो बेसिकली ये एक एग्जांपल अच्छी है अपॉप्टोसिस को समझने के लिए, प्रोग्राम सेल डेथ को समझने के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ऑटोलाइसिस एग्जांपल्स भी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपॉप्टोसिस की एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। ठीक है, इसी तरीके से एक और बात करें तो यूट्रस का ब्रेक डाउन होना, ये वो चीजें हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो जब ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है तो जो ब्रेस्ट के सेल्स है ना उसमें भी ब्रेक डाउन होती है, ताकि अपने न्यूट्रिएंट्स वो मिक्स कर सकें, कहाँ पे मिक्स कर सकें, इनटू द मिल्क, विच मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क बेसिकली। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोलाइसिस एंड apoptosis बेसिकली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पास, this was all about extracellular digestion, and this was all about the lysosome. I hope it's clear now, each and every detail, with functions, with structure, with all general concepts, with mostly asked questions by the students. So अब हम इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। Till then, take care. Allah Hafiz.